तो साथियों, आज हम लोग जो अपनी मॉडर्न इंडिया की प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हूं वो बहुत ही प्रभावी और अलग तरीका है। अब तक आप लोगों ने इस तरह से नहीं देखा होगा। ये बहुत ही यूनिक तरीका हमने बहुत ही गहन अध्ययन करके बहुत ही कड़ी मेहनत करके लाया है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, पूरा वीडियो को देखेंगे तो आप चाहे जो भी एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, छोटा से छोटा एग्ज़ाम, बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम, सबको फाड़ कर रख देंगे। तो तरीका ये है दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले जो 6वीं से 12वीं तक की ओल्ड एनसीईआरटी है दोस्तों, उसका पूरा निचोड़ निकाला है एक पॉइंट के रूप में। उसको जल्दी जल्दी हम लोग पॉइंट्स के रूप में देख लेंगे। अगर वो कर लेंगे तो इस एनसीईआरटी के इस पॉइंटर को देखने के बाद दोस्तों उसी से संबंधित हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न जो अब तक आए हुए हैं या जो आने की संभावना जिनकी है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये कितनी कारगर साबित हो रही है। दोस्तों आप यकीन मानिए, हमारा भरोसा मानिए, मैं अभ्युदय योजना के तहत पढ़ाया हूं, इसकी हमें बहुत गहरी से नॉलेज है कि प्रश्न आजकल जो बन रहे हैं मेरे भाई, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा, वो एनसीईआरटी के बेस पर ही बनाए जा रहे हैं। अगर आपका ये कंप्लीट हो गया दोस्तों तो कोई भी एग्जाम आएगा, कोई भी प्रश्न आएगा, आप फाड़ कर रख देंगे। आप हमारा पहले ये लिटमस टेस्ट है आज का। हिस्ट्री की शुरुआत आप लोग जानते हैं यूरोपियों के आगमन से होती है, तो यही चैप्टर आज हमने लाया है। इसका पहले हम एनसीईआरटी पॉइंटर देखेंगे, इसके बाद जितने प्रश्न बने हैं या बन सकते हैं या आए हैं उसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो आप वीडियो तक बने, अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इतना सपोर्ट दिखाएंगे तो आगे हम इसी तरह से ये सीरीज और चलाएंगे। आपका इसमें दोस्तों बहुत बड़ी हमें भागीदारी चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले पॉइंट 1 में हमने पुर्तगालियों का आगमन एवं महत्वपूर्ण घटनाएं, ऐसे ऐसे हमने इसको 5 खंडों में बांटा है। फटाफट आप दो देख लेंगे। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको नोट करते चलिएगा। तो पहला पॉइंट देखिए, आपको दिया है वास्को डी गामा जो आया था, जिसे कहा जाता है भारत की खोज किया इसने, जो पुर्तगाली था। यह गुजरात का एक पथ प्रदर्शक था। अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर, जो केरल में है, वहां पर 20 मई 1498 को पहुंचा। डेट याद करते रहिए। और भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किया। आगे कह रहे हैं कालीकट यानी जो केरल में है, तत्कालीन शासक जमोरिन ने इस वास्को डी गामा का स्वागत किया। पूछा जाता है वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया कालीकट के तट पर, तो यही जमोरिन नाम का एक राजा था कालीकट का, यही किया था। आगे की देखिए, वास्को डी गामा ने भारत से वापस जाया, जब यहाँ से वो गया तो काली मिर्च लेकर गया और इसी काली मिर्च से वो 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। तो उसे लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है यहाँ से व्यापार करना। तो इसे सुनकर अन्य पुर्तगाली व्यापारी भी भारी प्रोत्साहन उन लोगों को मिला और वो सब एक एक करके भारत की तरफ रवाना हुए। अगला करें, मध्यकाल में भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। पूछा जाता है सबसे पहले कौन किए थे, पुर्तगाली भी मध्यकाल में भी किए थे। देखिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। यानी जो आया था वो तो नाविक था वास्को डी गामा, लेकिन 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो भारत आया वो पुर्तगाल का प्रथम वायसराय था जो भारत आया। याद रखते चलिए। आगे देखिए, झटाझट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दूरगामी लाभ मिलेगा मेरे भाई। आगे यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के उद्देश्य से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वही जो आया था, जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय, इन्होंने जो है हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल या नीला जल नीति भी कहा जाता है। इसका एक तरह से है दोस्तों, जो उस रास्ते से गुजरेगा वहां पर बिना इनकी अनुमति से, बिना टोल टैक्स वगैरह दिए नहीं गुजरेगा, तो इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। आगे देखते चलिए, 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया। यानी ये दूसरा गवर्नर बनकर आया, अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी ने पुर्तगाली शक्ति को एक बहुत बड़ा रूप दिया, बहुत बड़ी शक्ति स्थापित किया। इसीलिए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो है, पूछा जाता है कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, तो अल्बुकर्क माना जाता है। याद रखे रहेंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अल्बुकर्क ने ही 1510 में, यानी अगले ही साल, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। आगे यहाँ देखिए, अल्बुकर्क ने अगले साल यानी 1551 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के प्रसिद्ध मंडी मलक्का कहाँ है दोस्तों, मलेशिया में,
15 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमूज पर अधिकार कर लिया, यानी 1511 में उन्होंने मलक्का पर और 1515 में उन्होंने हरमूज पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते देखे थे हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको सारे खंड में हमने बांट कर रखा है। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, यानी पूछा जाता है पुर्तगालियों का भारत में प्रथम दुर्ग यानी किला, भारत में प्रथम यूरोपीय किला भी कहा जाता है। भारत का प्रथम यूरोपीय किला या पुर्तगालियों का भारत में प्रथम किला कौन था, किसने बनवाया? तो अल्फांसो दे अल्बुकर्क, वही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ने ही 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था। कोचीन मतलब यहाँ केरल में। तो याद रखे रहिए आप लोग, ये एक एक फैक्ट दोस्तों आपको जो है बहुत मजबूत बनाएगा। ये कोई मामूली फैक्ट यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। पूरा पूरा एनसीईआरटी का हमने अपनी बहुत कड़ी मेहनत से एक एक चीज़ नोट करके बनाया है। यहाँ देखिए, अजदीदेव एवं कन्नाकोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा ही कराया गया था। आगे चले हम लोग देखते चले। यहाँ देखिए, आपसे पूछा जा रहा है अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली गवर्नरों में से एक आया दोस्तों, नीनो डी कुन्हा था, जिसका कार्यकाल 1529 से 1538 तक रहा। इसके बारे में भी पूछा गया है प्रश्न। तो जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे आप देखेंगे, अभी हम जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय ने ही भारतीय समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, यानी यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले यह पुर्तगाली ही थे, जो पुर्तगाली व्यापारी ही थे जो भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। कब किए थे इसके बारे में आगे देखिए। इन्होंने पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में और दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी कन्नूर में स्थापित किया था। पूछा जाता है पहली और दूसरी को लेकर, इसको याद कर लीजिए। आगे करें 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। ये बंगाल की बात की जा रही है, देखते जाइए भी। पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। पूछा जाता है कि लूटपाट का अड्डा कहाँ बनाया था पुर्तगालियों ने, तो बंगाल के हुगली में बनाया था। आगे चले हम लोग। यहाँ देखिए, आपसे जो पूछा जा रहा है आगे क्या कह रहे हैं कि 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगालियों की बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। पूछा गया है ये भी प्रश्न, किसने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था? तो यही अकबर का बेटा शाहजहां ने, और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे, आप जानते हैं, पूछा जाता है, और सबसे अंत में यही गए थे 1961 में। तो सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे, 1498 में आए, और सबसे अंत में जो गए वो 1961 में पुर्तगाली ही गए, यानी सबसे पहले आए, सबसे और अंत में भी गए, यही पूछा जाता है। 1961 में गोवा मुक्ति जो अभियान चला था 1961 में गोवा से निकालने के लिए पुर्तगालियों को, तो गोवा मुक्ति के समय वहाँ का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा। तो यही था दोस्तों, 1958-61 तक का वहाँ का वो राजा बना हुआ था। इसी समय खाली कराया गया गोवा को। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के दौरान गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ये भी पूछा जाता है कि आज़ादी के समय गोवा का जो पुर्तगाली गवर्नर था कौन था? तो फेरा बोस्बा करके उसका नाम था, जोसे फोइरे बोस्सा। तो बोस्सा खाली इसका नाम ज़्यादा फेमस है, तो इसको याद रखे रहेंगे। अब देखिए, हमारा पुर्तगालियों से यहाँ थोड़ा सा हट के अब हम एक जो मुख्य पॉइंट यहाँ पर डाले हैं इसको फोकस कीजिए। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। प्रमुख भौगोलिक खोजकर्ता एवं उसके द्वारा खोजे गए देश, तो वास्को डी गामा हम लोग जानते हैं, इन्होंने भारत की खोज किया, नई समुद्रों की मार्ग खोज करके, ये जानते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस तो आप लोग जानते हैं, ये इटली का निवासी था और यह निकला था कहीं और लेकिन पहुंच गया यहाँ पर अमेरिका। तो इन्होंने अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने किया था। और पूछा जाता है ये कैप्टन जेम्स कुक जो ब्रिटेन का था, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। और तस्मान जो हॉलैंड का था, तो इन्होंने तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था। तो यहाँ से ये चारों के लिए कई बार बहुत बार प्रश्न बने हैं, कौन किसका खोज किया था, तो याद कर लेंगे, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। एनसीईआरटी के एक से बढ़कर एक फैक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। अब देखते हैं, चलते हैं हम लोग अगले पायदान पर। यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम अगर पूछा जाता है बहुत ज़्यादा दबाकर, तो सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डेन आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए।
और सबसे जाने की बात आए तो सबसे अंत में यही पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे अंत में गए, हमने देखा था। अब देखते हैं यहाँ हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से तो आप ये जो है पूरी जान है ये जो है मॉडर्न इंडिया की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं अंग्रेज देखते क्या होता है, मतलब उसके 101 साल बाद आए। 1498 में पुर्तगाल आए थे और 1599 ईस्वी में ये ये बात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जिन नींव पड़ी थी वो 1599 में पड़ी, जब लंदन में कुछ व्यापारियों ने 30,133 पाउंड की पूंजी के साथ एक समूह बनाया था। बाद में पूंजी बढ़ाकर ये इतना 68,373 पाउंड कर दिया गया था। 31 दिसंबर 1600 ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग, यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है जो बाद में, उसका पहले नाम यही था, तो ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ को 15 वर्षों के व्यापार करने के लिए एक चार्टर दिया, यानी अधिकार एक तरह से दिया भारत में। अब देखिए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। अब आगे आगे एक एक चीज़ आपको मिलते चला जाएगा। थॉमस स्मिथ था। आगे देखिए कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1600 में हुआ था। 1600 रुपये में नहीं, 1600 ईस्वी में। तो उस समय भारत का मुगल शासक अकबर था, यानी आने की भाई नहीं ना, जब 1600 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में उस समय शासक कौन था? मुगल शासक, ये पूछा जाता है तो अकबर था, याद रखें, क्योंकि अकबर का शासनकाल दोस्तों 1605 ईस्वी तक था, जब तक वो जिंदा था। तो याद रखे रहेंगे, इसका मतलब 1600 में हुआ था तो अकबर ही रहा होगा। लिवेंट कंपनी, यहाँ देखिए क्या है, लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, यानी स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार इस लिवेंट कंपनी को हुआ था 1593 में। जहांगीर शासनकाल अंग्रेजों ने सर्वप्रथम, जहांगीर के शासनकाल जो था जानते हैं, इसी समय अंग्रेजों में सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी यानी टेम्परेरी कारखाना बनाया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की बात चल रही है, पुर्तगालियों खत्म हो गया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखानों में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो पूछा जाता है अंग्रेजों का प्रथम टेम्परेरी नहीं अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में बना था, और पुर्तगालियों का भी सूरत में ही बना था पहला, याद रखे रहेंगे, अंग्रेजों का और पुर्तगालियों का पहला कारखाना सूरत में ही बना था। अंग्रेजी अधिकारी थॉमस बेस्ट, यहाँ देखिए थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में पराजित किया था। पूछा जाता है कौन अधिकारी जो है पुर्तगालियों को हराया था, तो अंग्रेजी अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हरा दिया था। कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौरनाक ने अंग्रेजों को केंद्र के रूप में हुगली के स्थान पर सुतानूती यानी सुतनौती, वर्तमान में जो कोलकाता, उसकी नींव रखी थी। पूछा जाता है कोलकाता की खोज किसने किया, कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया? तो यही जॉब चौरनाक ने किया था, सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं, पूछा जाता है दबाकर। आगे देखें 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, याद रखें क्या कर रहे हैं। 1661 में एक इंग्लैंड का राजा था, सम्राट था, जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। इसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया, और विवाह हो गया तो यही कैथरीन का भाई गिफ्ट के रूप में मुंबई को दे दिया अंग्रेजों को। तो कैथरीन से होने पर उन्होंने बम्बई दहेज या उपहार के रूप में अंग्रेजों को दे दिया, तो अंग्रेज पा गए जो है, मुंबई उन लोगों को मिल गया, इतना बड़ा शहर। तो चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में मुंबई को मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, यानी जो राजा अपने दहेज में मुंबई को पाया था वह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, इतने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर यानी भाड़े पर दे दिया। अंग्रेज अब उसे पा गए। अब देखिए क्या करते हैं अंग्रेज, यहाँ देखिए बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में पश्चिमी समुद्र तट पर मुगल बादशाहों का घेराव किया और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। जॉन चाइल्ड ने 1688 में, जिसके कारण मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। तो पूछा जाता है औरंगजेब ने एक अंग्रेजी गवर्नर को, जॉन चाइल्ड को किसने जो है भारत से निष्कासित किया था? तो औरंगजेब ने किया था। खूब प्रश्न पूछा गया है, ध्यान देते चलिए, अभी प्रश्न आएगा तो याद करने, आप देखिएगा हम कितने अच्छे से पढ़े। कोच्चि को
1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल कर लिया गया था। यस, कोच्चि को, जो केरल में है। आगे चले अगर हम लोग देखें, अब हमारा डच आ गया, अंग्रेज भी खत्म हो गए, अब हम लोग डचों पर आ गए। डच एवं डेन का व्यापारिक केंद्र, तो आप लोग जानते हैं डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई थी। यस, कैसे याद भी हमने ट्रिक से किया है। डच यानी आप डच मतलब टच कर लिए, किसी को टच करेंगे तो आदमी आपसे जल्दी से जो है बड़ी मासूमियत से पड़ जाएगा, तो यानी यहाँ पर मसूलीपट्टनम, तो ऐसे याद कर लेंगे। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1616 में की गई थी। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पिपली में स्थापित हुई, बाद में बालासोर में। तो डचों ने पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों ने और पुर्तगालियों ने सूरत में बनाई थी। डचों ने पहली फैक्ट्री यह बंगाल के पिपली में स्थापित किया था, फिर बाद में बालासोर चले गए। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि बंगाल में डचों का वास्तविक सुदृढ़ व्यापार 1653 में शुरू हुआ, और जब उन्होंने चिंसुरा कहाँ है दोस्तों? वही पश्चिम बंगाल में, चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित किया। चिंसुरा में स्थित डच किले जो गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो यही याद रखे रहेंगे। चिंसुरा में स्थित डच का जो किला था वो गुस्तावुस फोर्ट यानी गुस्तावुस किला के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए हमारा फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहा है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ये अभी हमारा ये खत्म होगा तो हम लोग तुरंत प्रश्न पर चलते हैं। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा, तो यहाँ पर पूछा जाता है ये भी प्रश्न। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट जो था 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था उन्होंने, किस नाम से? कंपनी द इंडेस ओरिएंटल के नाम से। यहाँ देखिए फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी नियंत्रित कंपनी थी। याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी पहले शुरुआत में सरकारी नहीं थी, प्राइवेट थी, और फ्रांसीसी सरकारी थी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं मिल पाई और इसका सारा खर्च फ्रांसीसी सरकार उठाती थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आया। 1668 में सूरत में अपनी प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री खोली। तो यहाँ आपका ये हो जाएगा, ये वाला अपनी पहली ये फ्रांसीसी फैक्ट्री यहाँ पर कहाँ में खुली? सूरत में। आगे अगर हम लोग देखें तो 1669 में मैकारा ने गोलकुंडा में सुल्तान से अधिकार पत्र लेकर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी खोली। पूछा जाता है फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली? तो मसूलीपट्टनम में। आगे अगर हम लोग चलते हैं, देखते हैं, आप नोट करते जाइए ऐसे ऐसे फैक्ट को। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले ने, आप लोग जानते हैं डुप्ले के बारे में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। यानी भारतीय राज दरबारों में यूरोपीय सेनाओं को भारत के ही खर्च पर नियुक्त करवाया और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। पूछा जाता है भारतीय राजनीति में सबसे पहले किसने हस्तक्षेप किया? तो यही डुप्ले ने किया था, और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव यही रखा, तो मुख्य रूप से जो हस्तक्षेप करने वाला था। अब देखिए यहीं से ये जो फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों का फिर यहाँ पर संघर्ष शुरू होता है, जिसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जिसे कहा जाता है उसको लेकर इसका ही विस्तार था। तो इसके ही विस्तार के कारण जो है इसका हुआ था। आगे और अभी आपको मिलेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण था उस समय कि कैप्टन बर्नेट के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था। यानी अंग्रेज़ जो था कैप्टन बर्नेट, उन्होंने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिकार कर लिया था। हालांकि उसकी नींव पहले से थी, लेकिन तात्कालिक कारण यही था। पूछा जाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के नवाब प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नाटक का जो नवाब था अवनुरुद्दीन 10,000 की सेना महफूल खान के नेतृत्व में कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली छोटी फ्रांसीसी सेना के अड्यार नदी के तट पर सेंट थोमे युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो प्रथम युद्ध था कर्नाटक का 1748 में जब ये इसका समापन हुआ तो एक्सला-शैपेल संधि से तहत हुआ। तो उस ट्रीटी का क्या नाम था? एक्सला-शैपेल, यानी एक्सला-शैपेल संधि के तहत इस पर विराम लगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ, जिससे भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेजों को पुनः मद्रास मिल गया था। पूछा जाता है क्या पहले युद्ध में मद्रास किसको मिला? तो अंग्रेजों को मिला था। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट पॉइंट अपना जो है
अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर देखें तो यूरोप वासियों को भारत में सर्वोत्तम शोरा और अफीम मुख्य रूप से बिहार से प्राप्त होता था। पूछा जाता है बहुत दबा के, खास करके बीपीएससी में बहुत पूछा गया है कि यूरोप यानी जो अंग्रेज थे, यूरोपवासी थे, तो उनको शोरा जो और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, तो बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बिहार अफीम उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था, अफीम का अड्डा बना लिए थे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा ये खत्म हुआ था है यूरोपियों का आगमन से, जो एनसीईआरटी फैक्ट था हमारा। अब हम चलते हैं दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को आप देखना ना भूलिएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि आपकी ये एनसीईआरटी है कितनी कारगर साबित हुई। कुछ इसी बेस पर प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, कुछ अलग होंगे तो हम उसको वहाँ पर देख लेंगे। तो चले हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो चले दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्या कह रहे हैं, वास्को डी गामा का कालीकट के तट पर किस वर्ष आया था? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, देखते जाइए हमारा कितना कारगर साबित हुआ। हर एक प्रश्न जो अब तक आए हैं या आ सकते हैं सबको फोड़ दे रहा है। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल योजना, ये किससे संबंधित है, कौन लाया था दोस्तों? तो अल्मीडा लाया था, अल्मीडा। तो यही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर ये अल्बुकर्क तो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगालियों का। डोप्ले ने ये हस्तक्षेप नीति लाया था सबसे पहले। और क्लाइव का संबंध तो ये यहाँ पर हुआ है दोस्तों, जो प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किया था। आगे चलिए अगर हम लोग ये तीसरे वाले को देखें तो यहाँ मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में ही भारत से व्यापार करने वाले पुर्तगाली ही थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा, अभी हमने जस्ट पढ़ा था। आगे अगर देखें चौथे वाले में, तो भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ था, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रथम वायसराय कौन हुआ। तो ये अल्मीडा हुआ। तो यही अल्मीडा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आप लोग जानते हैं पहला वायसराय बन के आया। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर पांचवें वाले में देखिए जो पूछा जा रहा है, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? हम लोग पहले ही एनसीईआरटी पढ़ा, तीसरी लाइन में हम लोगों ने पढ़ लिया था। कालीकट का राजा जिसका नाम था जमोरिन, उन्होंने ही स्वागत किया था। आगे चलिए अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए मिलान से संबंधित प्रश्न है। हम लोग धड़ाधड़ मिलाते हैं। एक तरफ आपको समुद्री यात्री दिया है, दूसरी तरफ देश दिया है। हम लोगों ने अभी पढ़ा वास्को डी गामा ने कहाँ का था, ये पुर्तगाल का था, हम लोगों ने पढ़ लिया। कोलंबस कहाँ का था? ये स्पेन का था जो अमेरिका की खोज किया। और ये तस्मान जो है ये हॉलैंड का था जो ऑस्ट्रेलिया की खोज किया। और ये कैप्टन कुक जो है यहाँ पर, ये वाला आपका ये ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये हॉलैंड का था ये तस्मान। और ये वाला हो जाएगा, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था दोस्तों। ये कैप्टन कुक जो था ये ग्रेट ब्रिटेन का, लेकिन ये खोज किया था ऑस्ट्रेलिया का। तो याद रखे रहेंगे इसे। और यहाँ पर हमारा कौन सा बन रहा है? ए वाला हमारा 2 पे गया, ए वाला 2 पर गया। देखते हैं हम लोग, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ए वाला तो आप जानते हैं, बचपन से ही आपको रटाया गया है। वास्को डी गामा भारत खोज किया पुर्तगाल का था, तो इसी से हमारा काम बन जाता एलिमिनेशन मेथड लगाते। तो यहाँ देखिए सातवें में जो कह रहे हैं कि भारत आने वाला प्रथम भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था। तो पुर्तगाली देश का नहीं था तो मेरे भाई बारबोसा भी पुर्तगाल का था, डोमिंगो पायस भी पुर्तगाल का था, फर्नाओ नूनिस भी पुर्तगाल का था। लेकिन ये पीटर मुंडी जो था ये भारत आया था, लेकिन ये पुर्तगाल का नहीं था। ये दोस्तों ये यूके का था, ब्रिटेन का था ये। तो याद रखे रहेंगे, यही सी वाला आपका हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, हमने कई बार वास्तविक संस्थापक कौन था जिसने कुछ करके दिखाया, यानी अल्बुकर्क। तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये बी वाला हो जाएगा यहाँ। आगे अगर हम लोग ये 9वें वाले पर अगर देखें तो यहाँ पर जो आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में, तो जो विभिन्न यूरोपीय शक्तियां भारत में प्रवेश किया तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों पहला कह रहा है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। तो मेरे भाई 1498-99 तो पुर्तगाली आए थे ना, 1498-99 तो पुर्तगाली आए थे। गोवा पर कहाँ कब्जा कर लिया? गोवा पर तक कब्जा वो आदिल शाह का जो वहाँ का जो राजा था उससे कौन किया था? अल्बुकर्क ने किया था।
1510 ईस्वी में। तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको आपके सामने सीधा सीधा हो रहा है, यही गलत है। और बाकी सब यहाँ पर कारखाना दक्षिण मछलीपट्टनम बनाया, इसमें उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, और डुप्ले की नेतृत्व फ्रांसीसियों से मद्रास पर कब्जा किए, सब सही थे, ये वाला गलत था। आगे अगर देखें तो पुर्तगालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ पर, पुर्तगाली की बात की जा रही है तो जहाँ सबसे पहले आए थे, कहाँ आए थे? कालीकट में। तो कालीकट यानी वहाँ कोचीन, केरल के पास। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग देखते हैं यहाँ 10वें वाले में जो पूछा जा रहा है कि प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र, पहले ही बताया था समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। तो उन्होंने कब किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, देखते हैं कि याद है कि नहीं आपको। तो याद हो जाएगा आपको, शायद याद आ जाएगा कि वो उन्होंने ही बनाया था 1503 में। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 12वें वाले में तो करें बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो बंगाल में एक फैक्ट्री जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो अभी हमने दोस्तों इसके बारे में जस्ट पढ़ा था, बंगाल में जो स्थापित की गई थी। तो वहाँ पर दोस्तों दो, ये जो चिंसुरा और हुगली, ये दोनों जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। इसको हम लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर अभी जस्ट पढ़ा है कि वहाँ पर इन्होंने ऐसा बनाया था। तो यहाँ पर लेकिन जो ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, किस है दोस्तों? चिंसुरा नहीं था, ये हुगली ही था केवल। ऑप्शन नंबर हुगली तो कंफर्म है, हुगली ही होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। तो चले हम लोग आगे अगर देखें तो 13वें वाले में जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अपना एनसीईआरटी वाला फैक्ट एक एक नोट कर लीजिएगा। पांडिचेरी वर्तमान में जो पुदुचेरी में है, तो इनके रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। तो पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे, यस दोस्तों, इसमें नो डाउट, ये वाला तो सही है। कह रहे हैं पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी ही थे। नहीं मेरे भाई, दूसरे जो है डच थे, फ्रांसीसी नहीं थे। यहाँ पर जो दे दिया है वो दूसरे कब्जा करने वाले वो डच थे, न कि फ्रांसीसी थे। तो यहाँ पर यहाँ पर गलत दे दिया है। तो अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर अधिकार नहीं किया, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर अधिकार किया था, कब? 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था, 1793 ईस्वी में। अभी हमने फैक्ट, आप वहाँ एनसीईआरटी वाला पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ ये आपका कौन सा हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आगे अगर हम लोग देखें तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र का लूटपाट यानी डकैती के लिए अपना अड्डा बना लिया था। हुगली को मैंने बताया था, नोटिस कराया था आपको, हुगली को जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था। तो किसने अड्डा बनाया था दोस्तों? तो वही पुर्तगाली ही मचाए थे धूमधाम से। यही ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो पढ़ लिया हम लोगों ने। आगे चले अगर देखें कितना आसानी से हम लोगों का सॉल्व हो जा रहा है। यहाँ से दोस्तों कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी प्रश्न सॉल्व करेंगे, यहाँ से रिलेटेड इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ देखें, कह रहे हैं कलकत्ता यानी कोलकाता की स्थापना किसने किया था? तो मैंने जस्ट बताया था, चौरनॉक, जॉब चौरनॉक ने ही कलकत्ता की स्थापना किया था। आगे अगर चले अगर देखें, कह रहे हैं भारत में सर्वप्रथम नगर निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो नगर निगम यानी जो शहर एक तरह का था, सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास में। याद रखे रहेंगे, कई बार पूछा गया है, ये मद्रास में स्थापित हुआ था। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ, भारत के साथ व्यापार सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी यानी भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो किन लोगों ने जॉइंट स्टॉक जो है इस तरह का दोस्तों स्थापित किया था? तो वो यहाँ पर आपका जो होना चाहिए, ये तो आपका पुर्तगाली तो नहीं होगा। इसमें थोड़ा हम देखें किन लोगों ने आरंभ किया था, तो पुर्तगाली तो नहीं होगा, ये डेनिश नहीं, फ्रेंच नहीं, ये डच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी भारत के व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी डॉइंच। तो आप कैसे याद आया हमें? यहाँ पर देखो दोस्तों, ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब टच,
टच कौन करेगा, ये डच करेंगे। तो यहाँ से ये हमारे दिमाग में बन गया था, तो इससे हमने ये याद कर लिया। आगे अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ें तो यहाँ देखिए आप थोड़ा सा जो इंग्लिश वर्जन के प्रश्न हैं आप इनको थोड़ा सा नोटिस करते जाएंगे, जो भी टेक्निकल वर्ड आएंगे तो वो आपको बड़ा लाभ देंगे यहाँ पर। तो कौन सी एक सही है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यानी चारों में से एक ही सही है, उसे आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखें आधुनिक कोच्चि जो केरल में है भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश रहा था। तो यानी भारत की स्वतंत्रता तक क्या डच उपनिवेश रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो आपका क्या पूछा जा रहा है सही नहीं है। तो यहाँ पर ये आधुनिक कोच्चि स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश नहीं, ये कहाँ स्वतंत्रता तक था, ये तो गलत हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो यस ये वाला आपका यहाँ पर सही है। आधुनिक कोच्चि पहले उपनिवेश था जिस बाद में पुर्तगालियों ने अधिकार किया, गलत है, ये भी गलत। बी वाला आपका है क्योंकि एक ही सही होगा, हमें सही मिल गया। आगे अगर हम लोग 19 वाले पर अगर फोकस करें तो यहाँ देखे कह रहे हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको यहाँ पर नज़र डालना है और बताना है सही क्या है। तो डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किया था। तो यस ये बात तो एकदम डचों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां बनाया था। नहीं मेरे भाई, गजपति शासक तो पहले ही चले गए थे, वो यहाँ से कहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपसे बात की जा रही है ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि दोस्तों पुर्तगालियों ने वो जो छीना था एक पुर्तगालियों से छीना था यहाँ पर। तो डचों ने ये पुर्तगालियों से छीना था, ना कि गजपति शासकों से। तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हुआ। तो ये चला गया। आराम से हम कह सकते हैं कि हमारा 2 और 3 आंसर हो जाएगा। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीना था, जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य प्रतिनिधि के एक पट्टे पर ली जमीन की एक प्लॉट फैक्ट्री बनाई। तो यस 2 और 3 हमारे यहाँ पर यही सत्य हो जाएंगे। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, आखिर वो लोग क्यों सफल हो गए, बाकी लोग जो आए वो सब नहीं सफल हुए। तो मेरे भाई इसलिए कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, लोग उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, भारत माँ से उतना उस समय लगाव नहीं था कि ये आए हैं कब्जा कर लेंगे क्या कर रहे हैं। तो यस ये भी था। कंपनी की जो सेना थी उसको हाईटेक वाला जो है प्रशिक्षण मिला था, ट्रेनिंग मिली थी, उसके पास आधुनिक हथियार थे, यस ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे तो अपनी सेवा में लगा सकता था, यस कोई भी उन्हें चंद पैसों में खरीद सकता था। तो यानी सभी हो जाएंगे, ये सभी कारक है उनकी सफलता के राज में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 21 वाले में तो कह रहे हैं कि कंपनियों निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो लिवेंट कंपनी को हमने जस्ट पढ़ा था, लिवेंट कंपनी को मिला था स्थल मार्ग से। यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था। तो बादशाह की बात की जा रही है, वो भी कब, जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल स्थापना हुआ था। तो मेरे भाई स्थापना जब हुआ था तो यहाँ का बादशाह 1600 में हुई थी। तो 1600 में हुआ था तो इस समय अकबर ही रहा होगा, क्योंकि अकबर का जो है शासनकाल 1605 तक था, आप लोग जानते हैं, हुमायूं के बाद। यहाँ अगर हम लोग 23 वाले को देखें तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला था। तो कारखाना खोलने की बात आती है, परमिशन यही दिया था जो है ये जहांगीर दे दिया था, अकबर का बेटा। ऑप्शन नंबर आपका यही बी हो जाएगा, जो हॉकिंस आया था, हाँक के गया तो उन्होंने दे दिया। यहाँ देखें अगर 24 वाले को हम तो कह रहे हैं कि भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ बनाई थी। तो अंग्रेज़ों ने सूरत में ही बनाई थी दोस्तों, मैं पहले बताया था सूरत में। आगे अगर देखें तो निम्नलिखित में अंग्रेज़ अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो अंग्रेज़ अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो किसे हराया था, ये जोसिया चाइल्ड को। तो चाइल्ड नाम का एक यानी बच्चे को हराया था यहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी ने, पुर्तगालियों को स्वाली के पास हराया था। तो यहाँ पर जॉन चाइल्ड ने हराया था। तो याद कर लेंगे, जॉन चाइल्ड ने पुर्तगालियों को हरा दिया था, एक बच्चा ने हरा दिया।
यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ें तो कह रहे हैं 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, तो यानी ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे पहले चतुर्थांश में, यानी पहले चतुर्थांश में यानी 17वीं शताब्दी के 4 भागों में बांट लो और उसके पहले चतुर्थांश में यानी 1625 के आसपास की बात ये कर रहे हैं, 1625 में। तो पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे? तो कहाँ पर थे मेरे भाई? यहाँ पर ये आपको यहाँ पर बताना है कि 1625 के आसपास इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने कहाँ स्थित थे, ये हमें यहाँ पर अब बताना है। तो अगर हम लोग देखें अगर, तो कहाँ पर स्थित थे भाई? अगर यहाँ पर देखा जाए तो भरूच में भी थे, और यहाँ पर अगर देखें और आगे अगर हम बढ़कर तो चिकाकोल में भी और त्रिचिनापोली में भी थे यहाँ पर। तो जिसमें 3 नाम आपको दिए गए हैं, भरूच, चिकाकोल और त्रिचिनापल्ली। तो इसमें दोस्तों पहले चतुर्थांश में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो केवल भरूच में था, न कि यहाँ और यहाँ। तो आपने वहाँ पर अभी पढ़ा है जस्ट, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों वहाँ के और अगर हम लोग बात करें तो सूरत में, अहमदाबाद में, आगरा वगैरह में भी हो गया था, लेकिन ये दोनों यहाँ पर नहीं थे। आगे अगर हम लोग बढ़ें देखें यहाँ पर 17 वाले में, तो आपसे जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियां, जो यूरोप की व्यापारिक कंपनियां थी, किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना बनाया था? तो सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना किसने बनाया था, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो किसने बनाया था दोस्तों यहाँ पर? तो अंग्रेज़ों ने बनाया था सूरत में सबसे पहले, अंग्रेज़ों ने। उसके बाद जो है कौन बनाया? ये जो ये फ्रांसीसियों ने भी बनाया था सूरत में। तो याद रखे रहेंगे, दोनों ने पहला अपना वही बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो सूरत में उन्होंने अपनी पश्चिमी प्रेसिडेंसी सूरत में बनाई थी। आगे देखें, हम पढ़े थे हम लोग अभी जस्ट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? तो दोस्तों वही था, उन्होंने दहेज प्राप्त किया था, दहेज में पुर्तगालियों से, कैथरीन से विवाह करके। आगे अगर हम लोग देखें तो किस वर्ष प्रयागराज यानी इलाहाबाद के किले पर अधिकार हो गया? तो आप लोग जानते हैं इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तो इस बार अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया था? यहाँ पर एक प्रश्न कई बार आखिर पूछा गया है, कब हुआ था यहाँ पर? तो 1797 के आसपास दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। वहाँ आप जाएंगे देखेंगे, लिखा भी है शिलालेख पर। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने के किस अंग्रेज गवर्नर ने को औरंगजेब द्वारा भारत से निकाल दिया गया था? तो अभी जब आया था फैक्ट, देखें मिल रहा है, कितना सारा चीज़ जैसे लग रहा है कि इसीलिए पढ़ाया गया है कि तो किसे निकाला था दोस्तों? तो यहाँ पर उन्होंने यही ये जॉन चाइल्ड को यहाँ पर निकाला था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा, जॉन चाइल्ड को ही औरंगजेब ने निकाल दिया था। आगे देखें, क्योंकि वो डचो जो हज यात्री थे उनको बहुत परेशान कर रहा था ये। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? मैंने भाई बताया तात्कालिक कारण पूछ रहा है, न कि उसके पहले। तात्कालिक कारण यही था कि अंग्रेजों ने जो कर्नाटक युद्ध मैंने पहले बताया अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच था, यानी इंग्लिश और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध लड़ा गया उसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना था। 3 युद्ध लड़ा गया दोस्तों, 1746 से 48 के बीच, और 1749 से 56 और 58 से 63, 3 युद्ध था। तो पहला में जो हुआ एक्स लास्ट अप्रैल संधि के तहत पहले का समापन हुआ था। तो वही जो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण कर लिया था, कब्जा कर लिया था, तात्कालिक कारण, इसीलिए पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। आगे अगर देखें तो कर्नाटक युद्ध किन किन शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो मैं कब से बताते चला हूँ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। इसी को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 3 युद्ध था दोस्तों, तीनों को याद रखे रहेंगे। आगे अगर हम लोग देखें
तो 34 वाले में अगर देखें तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, एक तरफ आपको युद्ध दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको इसका परिणाम दिए गए हैं। तो इनको हमें कैसे यहाँ पर देखिए बताना है। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, मैं कब से बता रहा हूँ, एक्सला-शेपेल संधि के तहत इसका अंत हुआ। और जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों, तो मैंने बताया ना, जो तीनों कर्नाटक युद्ध थे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहले का समापन कैसे हुआ, एक्सला-शेपेल संधि के, हम लोग एक्स लिख दे रहे हैं, फिर दूसरा पांडिचेरी के, तीसरा पेरिस के, तो एक्स पीपी याद रखे रहिएगा। तो यही है। तो दूसरा वाला कहाँ से हो जाएगा, दूसरा वाला कर्नाटक युद्ध ये कहाँ से, तो यहाँ से तीसरा तो यहाँ दे दिया है, तीसरा तो पेरिस की संधि से अंत हुआ था, और दूसरा में यहाँ पर ब्रिटिशों की हार माना जाता है ना। तो पहले हम लोग कंफ्यूज ना हो, पहले देख लेते हैं मिलाकर, हमारा 2 तो कंफर्म है, हम 2 को लेकर, ए वाला 4 पे जाएगा, ए वाला 4 पे कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, तो इसका मतलब यही हमारा उत्तर होगा, और कहीं ए वाला 4 पे नहीं है, तो क्योंकि हम इसके लिए कंफर्म है। और बी वाला 1 पर जाएगा, देख रहे हैं बी 1 पर भी है, और सी वाला 3 पर जाएगा। यानी ये पांडिचेरी के युद्ध के समापन तो इसका हुआ था, लेकिन दोस्तों यह अनिर्णायक युद्ध था, तो ये हो जाएगा। और प्रथम मैसूर युद्ध यहाँ की हार हुई थी, जानते हैं आप लोग, जो वहाँ पर उसका जो हैदर ने हरा दिया था इनको। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ 35 वाले में, तो कह रहे हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं मेरे भाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48 के बीच हुआ था, एक्सला-शेपेल संधि के तहत अंत हुआ। कर्नाटक द्वितीय युद्ध, तो ये द्वितीय युद्ध 50 से 52 के बीच यहाँ पर नहीं हुआ था, ये जस्ट अगले साल ही स्टार्ट हो गया था, 1749 से 56 के बीच हुआ था। 49 से 56 के बीच 7 साल चला था, इसलिए सप्तवर्ती युद्ध भी कहा जाता है इसे, यानी यही गलत है और यही आपका उत्तर बनेगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध 58 से 63 तक था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। बहुत बढ़िया, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा हमारा, सब हो जाएगा। आप इस तरह से थोड़ा अनोखे तरीके से पढ़ेंगे तो हम इसके आगे बढ़ाएंगे। तो कौन सा एक प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने लगा, यानी हस्तक्षेप की नीति अपनाई। कोई भी भारतीय राज झगड़ा करते तो उनके बीच पहुंच जाता था सुलह सपाट करवाने, अपना जो है काम बनाने के लिए। तो यही डुप्ले, हर जगह डूब जाता था। आगे देखें तो फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था, वही जहाँ अंग्रेज़ों ने लगाया था। मैंने पहले बताया अंग्रेज और फ्रांसीसी अपना एक ही जगह पर पहला कारखाना लगाए थे, सूरत में। तो आगे देखें 38 वाले को, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसके शासनकाल में स्थापित हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो अकबर के शासनकाल में बनी थी, लेकिन यहाँ फ्रांसीसी की बात की जा रही है, किसके शासनकाल में बनी थी, तो वहाँ अपने यहाँ के पूछा जा रहा है, यानी अपने यहाँ के किस जो है राजा के कार्यकाल में बनी थी, तो इसके बारे में यहाँ जो पूछा जा रहा है ये बताना है। तो लुई 14वें आप लोग जानते हैं, लुई 14वें के शासनकाल में। आगे देखा जाए तो अगर कह रहे हैं किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, यानी भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है। जैसे माना जाता है पुर्तगालियों का अल्बुकर्क था, तो इसी तरह से फ्रांसीसियों का संस्थापक जो वास्तविक है वो किसे माना जाता है, तो वो कॉलबर्ट को माना जाता है। तो ये कॉलबर्ट हो जाएगा, यहाँ पर याद रखे रहेंगे। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 40 को, तो बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था, तो जो डचों ने स्थापित किया था दोस्तों वो 2 कारखाना था। एक यहाँ पर जो है चिंसुरा भी हो जाता है और हुगली भी हो जाता है, दोनों के दोनों यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ये दोनों आंसर होंगे। डचों ने इन दोनों को स्थापित किया था, दोनों जगहों पर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, तो कब किया था। यहाँ पर ये पटना में जो स्थापित हुई थी इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, कब किया था, तो अपनी पहली फैक्ट्री पटना में, तो इन्होंने 1632 ईस्वी में किया था। आगे अगर बढ़े तो कह रहे हैं फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी जो थे दक्कन में, जो महाराष्ट्र के आसपास के एरिया है, तो वहाँ पर शक्ति आंदोलन स्थापित करने में फेल हो गए थे। क्यों फेल हो गए थे, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पर आखिर मेरे भाई क्यों फेल हुए थे, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ों की जो शक्ति थी बहुत ज़्यादा ताकतवर हुई थी, इसलिए वह वहाँ पर अपना दबदबा नहीं बना पाए। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं यहाँ पर देखिए
यूरोपीय शक्तियों के व्यापार समय समय पर प्रवेश किया। तो बहुत ज़्यादा ये मैंने फैक्ट के रूप में आपको हाईलाइट किया था उस समय बताते वक्त। तो अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तो समय समय पर सबसे पहले किसने प्रवेश किया भारत में? तो हमारे भाई सबसे पहले ही पुर्तगाली आए थे। तो आप जानते हैं, ये तो जानते ही हैं ना, सबसे पहले यही आए थे। तो ऐसा कहीं नहीं है कि जो चौथे पहले नंबर पर है। तो हमारा यही हो जाएगा, काम बन गया हमारा, सरल हो गया, क्योंकि ये था। फिर उसके बाद डच आए थे, फिर उसके बाद ये डच आए थे, फिर डेनिश अंग्रेज आए थे, उसके बाद जो है फ्रांसीसी आए थे, और यही पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए थे। इसको भी याद रखे रहेंगे। आगे अगर देखें तो कह रहे हैं 44 में कि एक तरफ आपको यहाँ पर क्षेत्र स्थान दिया है, दूसरी तरफ मुख्यालय जो यूरोपी से रिलेटेड है वो दिया है। तो यहाँ पर पांडिचेरी मतलब कौन से यूरोपीय शक्तियों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर ये जो फ्रेंच थे पांडिचेरी, तो ये यहाँ पर अपना मुख्यालय ये तो अपना पांडिचेरी में बनाए थे। और गोवा में कौन बनाया था? पुर्तगाली अपना गोवा में बना लिए थे। ये भी हो जाएगा, यानी बी वाला 3 पर आ जाएगा। तो बी वाला 3 पर कहाँ है? यहीं है और कहीं नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम कन्फर्म है। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? तो आपका जो होना चाहिए आपका तो यही ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा। कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है यहाँ पर? तो नहीं, गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो चले हम लोग, ए ही वाला हो जाएगा आपका। आगे अगर देखें, बाकी मिला लीजिएगा आप, अपना दोनों सही है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। मैंने पहले बता दिया था, बिहार को उन्होंने इसका अड्डा बना लिया था शोरा और अफीम का, तो ये बिहार हो जाएगा। आगे अगर देखें तो कह रहे हैं कौन सी एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में अंत में आए? तो कह रहे हैं यूरोपीय शक्तियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो ये किसकी बात आखिर कर रहे हैं मेरे भाई? अगर आप थोड़ा सा अगर सोचो और देखो कि आखिर ये किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो यूरोपी में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए? तो वही पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये एक संत सबसे अंत में आए, सॉरी, यानी सबसे अंत में तो ये आए थे, फ्रांसीसी आए थे ना। और सबसे अंत, हमें लगा सबसे अंत में जाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे अंत में जाने की बात होता तो पुर्तगाली कहते, लेकिन सबसे अंत में जो आए थे वो फ्रांसीसी आए थे। आगे अगर देखें तो कह रहे हैं कि किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे बना लिए थे? तो किन स्थान पर बनाए थे मेरे भाई? डचों का जो व्यापारिक अड्डा था, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सारी जगहों पर था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा आपका। आगे देखें, अगर हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर विचार कीजिए और बताइए उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेजों की देन थी? तो मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन, यानी मृदा कितनी उपजाऊ है उसके आधार पर राजस्व तय करना, ये तो दोस्तों मुगल काल से ही चला रहा था। ये मुगल काल से ही चला रहा था, ये अंग्रेजों की देन नहीं थी भाई। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग आप लोग जानते हैं मुगल काल से ही था, बाबर ने सबसे पहले किया था। तो ये भी दोस्तों नहीं है अंग्रेजों की देन। तंबाकू एवं लाल मिर्च तो दोस्तों ये पुर्तगालियों का था, यहाँ पर पुर्तगाली लेकर आए थे, तो ये भी नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी अंग्रेजों का यहाँ देन नहीं थी। आगे अगर हम लोग बढ़ें, देखें 49 में, तो कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी थी कि एक कंपनी, मैंने मतलब किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी किया था कि यह जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, यह एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ऐसा किसने कहा था मेरे भाई? तो ऐसा जो कहने वाला था वो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग, तो ये नहीं कहा था, यहाँ पर ये तो नहीं कहा था। फिर किसने कहा होगा? ये क्लाइव तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध के समय था, ये भी नहीं। ये मैकाले ने कहा था, मैकाले, यस दोस्तों यही मैकाले जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो है एजुकेशन लेकर आया था कि हम उच्च वर्ग वालों को शिक्षा देंगे, निम्न वर्ग वालों तक अपने आप छन के पहुँचेगा। यही बहुत खतरनाक आदमी था जो पश्चिमी शिक्षा का कट्टर समर्थक था, यही।
तो एक्स ला सैपिल संधि आप लोग जानते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1948 संधि में हुआ था इसमें। तो कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों द्वारा मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। तो यस, तो यहाँ पर दोनों आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा है अभी जस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ पर जो 50 प्रश्न हमने देखा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उस एनसीईआरटी के फैक्ट पॉइंटर के बाद हमने जो देखा उससे लगभग सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो रहे थे, कुछ इक्का दुक्का बच रहे थे, तो उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करते हैं आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। आपका जितना अच्छा इसमें फीडबैक आएगा उसी आधार पर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे चीज़ को आप बढ़ावा दें, शेयर करें, ऐसे वीडियोस को लाइक करें। तो अगर आप ऐसे हमें ऊर्जा देते रहेंगे, थोड़ा सा हमें फीडबैक देंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो चले हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए। मॉडर्न इंडिया ऐसे ही हम पूरा ख़त्म करेंगे। नमस्कार।